तो बात आज के मंत्रिमंडल विस्तार की करते हैं। यह विस्तार आज शाम 6 बजे होगा, राष्ट्रपति भवन में होगा। नए मंत्री शपथ लेंगे, कौन बनेगा, कौन हटेगा, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस तस्वीर को थोड़ी साफ, उस शपथ ग्रहण समारोह से पहले आप थोड़ा और साफ कर दीजिए। मेरा पहला सवाल तो आपसे यह था, संकेत उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, देखिए जज्बा आपके अंदर है। हाँ। संकेत, एक छोटा सा सवाल पहला तो आपसे था कि कौन बनेगा, इस पे हम बाद में आते हैं। हाँ। ये बताइए क्यों बन रहा है? हाँ। ये टाइमिंग जो है, हाँ। इस वक्त जब हम दूसरी लहर से निपटे, इतना कुछ गुजरा लोगों पर, हाँ। ये टाइमिंग क्यों, क्या जरूरत पड़ी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो साल भर से चर्चा में था कि एक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें, सिर्फ आंकड़े की बात करें अगर शारिक जी, तो क्योंकि वो जितनी सीट जीते एनडीए, उसके हिसाब से उनके 80 के आसपास मंत्री होने चाहिए। इतनी उनको संविधान इजाजत देता है कि वो मंत्री बना सकते हैं कुल 53, यानी कि करीब करीब 28 और आप मंत्री शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत टाइम से चल रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा होगा होगा। अब बीच में कोरोना आ गया, तब उसके बीच में अगर ये एक्सपेंशन करने लगते तो फिर हाय तौबा मच जाती कि आप बताइए, आपको अपना मंत्रिमंडल सूझ रहा है इस कोरोना काल में। तो वो बहुत टाइम से टल रहा था। उसके बाद जैसे कि नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रेटजी रही है, अगर आपको याद हो गुजरात में भी वो एक तरीके से कोई भी चीज जो करते हैं, वो आपने देखा होगा हर मंत्री और मंत्रालय को बोला जाता है कि चलिए साहब पीपीटी दिखाइए अपनी, आपके मंत्रालय ने क्या किया वो दिखाइए। वही सारी चीजें अभी भी हुई। तो पूरा बाकायदा पिछले 1-1.5 महीने में एक एक्सरसाइज चली जिसमें प्रधानमंत्री ने बैठ के स्लाइड्स देखी, परफॉर्मेंस देखा, किस मंत्रालय ने कितना काम किया है, कौन सा मंत्री जो है वो काम करता दिख रहा है, अपनी फिक्र का सिर्फ जिक्र करता है लेकिन मेहनत नहीं करता। ठीक है, इन सब चीजों का भी उन्होंने विश्लेषण करके और उसके बाद अब ये तैयार किया है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में होंगे, कौन नहीं होंगे। एक और चीज जो है जो बहुत जरूरी है, टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं, वो ये है कि लाख जितना भी राजनेता बोल लें कि ये तो हमारा प्रोसेस है, हम देश को आगे ले, निश्चित मकसद यही होगा देश को आगे ले जाना, कोई पीछे नहीं ले जाना चाहता। लेकिन चुनाव एक इतना बड़ा फैक्टर होता है बिल्कुल इन सब चीजों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा। आप देखेंगे कि इस कैबिनेट में बहुत सारे लोग यहां पर, खास तौर से यूपी में आप ये मत समझिए कि पूरे यूपी से लोग, उसमें अवध के भी लोग होंगे, बुंदेलखंड के भी होंगे, पूर्वांचल से भी कुछ होगा। अब क्योंकि ओपी राजभर जो इनके घटक दल हैं वो छिटक गए, तो आप एक राजभर समुदाय से किसी को अपने यहां से मंत्री बना सकते हैं ताकि वो समुदाय कहीं ना जाए। तो ये कहने की बात है कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। ये आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन आपकी कैबिनेट में ऐसा झलकता हुआ नहीं दिखता। अगर हम अब नामों पे आते हैं, आपने बड़े बेहतर नाम से पहले मुझे अपनी उम्र बताइए, आपकी उम्र कितनी है? इतना सोचना पड़ रहा है। वो मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि अब इतनी ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमको सरकारी सूत्रों से ये बताया गया है हम आई एम 48+। चलिए, बड़ा मतलब समय लेकर के आपने बोला, तो भाई आप अपने आप को यूथ मानते हैं या नहीं? मुझे लगता है कि आप मिडिल एज में हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपकी बहुत बड़ी बात हुई कि आपने अपने आप को मिडिल एज बोला। भारतीय राजनीति में लोग 60-60 साल के हो जाते हैं और वो यूथ ही हैं, अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन मानते हैं। ठीक है, इस लिहाज से आप एक चीज समझिए कि अब इस सरकार ने ये बोला है कि ये यंगेस्ट कैबिनेट होने वाली है। उससे अब यंगेस्ट नहीं, उससे अब वही इस पे चर्चा यही हो सकती है, उससे फर्क क्या पड़ता है? एक कहने को बात होती है कि हम पढ़े लिखे, ये क्या टोकनिज्म है, एक तरीके से एक संदेश देने की बात है। हाँ, नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी बात बोलते हैं तो आप क्या ये बोलना चाह रहे हैं अब तक जो आए थे वो अनपढ़ थे, या अब तक जो आए थे वो उम्रदराज थे, उनसे काम नहीं हो पाया? तो ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरी चीज, 2 तरीके से ये यूथ वाला एंगल देखा जा रहा है। एक तो लोग यंग होंगे तो शायद उस तरीके से सवाल नहीं पूछेंगे, अड़चन क्रिएट नहीं करेंगे, एक तो ये एंगल हो गया, इसको आप सिनिकल व्यू कह सकते हैं जी। दूसरी चीज ये है, और जो जिस तरीके से सरकार इसको देख रही है कि यंग लोग होंगे तो आप एक नई खेप तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप नेताओं की एक नई फसल तैयार कर रहे हैं, सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी सख्त जरूरत है नेता, लेकिन उस तरीके से नेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी के लेवल पर धीरे धीरे आते हुए आपको कौन दिखता है? तो ये 2 तर्क हैं जो कि उम्र पर बातचीत हो रही है।
अब आप पूछ लीजिए जो आप पूछना है। मेरा आपसे सवाल ये था काफी कि एम्बैरस हो गए आप उम्र वाले नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा इतनी ज्यादा उम्र हो गई थी कि काउंट करना पड़ा था इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। मेरा सवाल आपसे ये था कि थावरचंद गहलोत गए, एक ही नाम अभी तक ऐसा आया, कितनों की छुट्टी हो सकती है, और जो आने वाले हैं उनमें कोई क्या सरप्राइज, जो नाम हम चला रहे हैं क्या वो तय है, या क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो जो चल रहा होता है वो बन नहीं रहा होता है। हाँ। ज्यादातर केसेस में। हाँ। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि मैं अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं, तो वो तो मैं करूंगा नहीं है कि मैं यहाँ कोई नाम बोल दूं और उसके बाद शाम को वो नाम ना आए। तो इसी वजह से आप देखिए जो नाम चल रहे हैं ये वो नाम है जो कि मोर और लेस सर्टेन है। अच्छा। कि ये होना ही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, घटक दलों की तरफ एक थोड़ा सा आकर्षण वो हमको दिख रहा है इस बार होते हुए। बिहार जो है एक सेकंड जोड़ दूं। हाँ। जब दूसरी बार सरकार बनी थी तो उन्होंने सांकेतिक प्रतिनिधित्व की बात की थी एलाइज के लिए, और हाँ अब उनको एकोमोडेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। आप ये देखिए कि शुरुआत में ये माना जा रहा था कि एक हेकड़ी थी, एक बात थी ना कि आप अपने दम पे ही 300 पार कराए तो सांकेतिक प्रतिनिधित्व होगा या सांकेतिक हिस्सेदारी होगी। और जेडीयू ने उस समय ये बोल दिया कि भाई हमको सांकेतिक नहीं चाहिए, हमको जो है जल्दी से जल्दी इसको आप हमको जितना अनुपात में जो हमको मिलना चाहिए वो दीजिए। हाँ। तो वो चीज अभी भी नहीं हुई है शारिक। तो ये देखना होगा बिहार के संदर्भ में दो अलायंस पार्टनर्स हैं, एक तो वो पशुपति पारस जो कि कुर्ता शॉपिंग करने लगे जी। हाँ, अब वो असली एलजेपी हैं या चिराग हैं, उस पर संघर्ष होगा। और दूसरा जेडीयू। तो बिहार एक ऐसी स्टोरी है जो कि देखने बनेगी कि उसमें सेटल होगा कि नहीं मामला। लेकिन बिहार को लेकर के जहां नीतीश कुमार इतने कमजोर हुए इस चुनाव में, उनको इस तरह से पैम्पर करके उनकी बात को 4 मांग रहे थे, 2 दिया गया है। हाँ। वहां की क्या रणनीति है, उसके पीछे की क्या सोच है? क्या ये 2024 के लिए अभी से तैयारी? नहीं, देखिए शुरुआत में तो एक ही दिया था 2019 में, अगर आपको याद हो उन्होंने एक दिया था, तो जेडीयू ने बोला जाओ हम ये भी नहीं लेते रहेंगे आपके साथ। हाँ। लेकिन हम ये लेंगे नहीं। और ये बिल्कुल स्वेरिंग इन सेरेमनी के एकदम पहले 1 घंटे पहले ये सब हुआ। इस बार भी अभी तक जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, जो कि दिल्ली में है, ये माना जा रहा था कि लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह दिल्ली आ गए हैं और वो दिल्ली आए हैं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए। तो जेडीयू सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि वो शपथ लेने नहीं आए, वो बात करने गए। और वो चाहते हैं कि भाई, क्योंकि जेडीयू किस चीज पर टिकी हुई है, उनका कास्ट कॉम्बिनेशन और कास्ट बेस क्या है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और महादलित। और अगर आप अगड़ों को ही टिकट दे देंगे या उनको मंत्री बना देंगे, लल्लन सिंह हुए या आरसीपी सिंह हुए, दोनों ही वो हुए, तो ऐसे में आपका जो बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स है वो आप कैसे खेलेंगे बिहार में? तो इस चक्कर में वो ये चाह रहे थे कि उनके 16 सांसदों के अनुपात में उनको 4 मिल जाए। हालांकि हमको जो सुनने को मिल रहा है कि वो बहुत ज्यादा अड़ियल नहीं बनेंगे, तो वो एक समझौते के भाव से सरकार से बात करना चाहते हैं और रिश्ता टूटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो उन्हें 1 मिले 2 मिले या जितना भी मिले। बस एक संक्षेप में, और आज अगर हम देखें तो जब भी मोदी सरकार की बात होती है तो उसमें 2 से 3 चेहरों की बात होती है, बाकी के बारे में कहा जाता है कि उनकी वैसी भूमिका नहीं होती मंत्रियों की। क्या उसमें कोई बदलाव होगा? आप बिग 4 की बात कर रहे हैं, जो बड़े चेहरे हैं। हाँ। तो वो देखिए, जो जानकारी हमको अब तक मिली है, और ये बड़ा मुश्किल होता है कहना, बहुत सारे नए नाम आएंगे जिनका अभी जिक्र भी नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। हाँ। और वो बहुत ऑनेस्टली मैं एडमिट करता हूं कि वो आपको कहीं नहीं पता चलेगा। ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। स्टाइल, बिल्कुल। जैसे हेरा फेरी में बाबू भैया का स्टाइल था, वैसे यहां पर इनका ये स्टाइल है। इनका स्टाइल है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेजॉरिटी लोग कौन होंगे। ये कुछ बड़े ऑब्वियस से नाम हैं जो कि सामने आ गए हैं। और हमको ये बताया गया है कि जो बिग 4 है, यानी कि वित्त, एमईए, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इनमें बदलाव होने की आशंका बहुत कम है, बहुत ही कम है। हाँ, नए मंत्रालय बनेंगे, कोई विभाग इस मंत्रालय से जुड़ के उसमें चला जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। मतलब सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, मंत्रालयों में भी अंदर अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल हो रहा है। लेकिन बिग 4 जिसे कहते हैं, उसमें अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है। आपने इस पे तो रोशनी डाल दी, लेकिन जो मैंने पूछा था उस पर फिर से मैं थोड़ा हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, पूछ जो मर्जी चाहे लीजिए, मैं बताऊंगा उतना ही जितना मुझे पता है। नहीं, मैं फिर से फ्रेम कर देता हूं क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा था कि
अगर हम देखें मोदी सरकार की बात करें तो यहां बताया जाता है कि बाकी जो भी मंत्री हैं उनकी वो हैसियत नहीं रहती। मेरा सवाल वो था, क्या इन सारे मंत्रालयों में बने मंत्रियों की हैसियत में कोई बदलाव होगा? हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। इसी वजह से वो जो यूथ वाला सवाल था ना, जिसमें ये था कि यंग लोग आएंगे, तो उसका एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि यंग होगे आप कृतज्ञ और आभारी रहेंगे कि आपको मौका मिला, और सरकार भी ये बोलेगी देखिए हमने नए लोगों को मौका दिया। तो नया आदमी जो है वो थोड़ा सा सकुचाएगा, थोड़ा हो सकता है दब्बू बन के रहे, ये सब भी तर्क होते हैं। लेकिन उसका तर्क सरकार ये दे रही है कि हम अगली खेप तैयार कर रहे हैं, हम नए लोगों को ला रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना, हमारा मानना है कि यंग लोग जो हैं वो टैलेंटेड हैं, वो कूद कूद के काम करते हैं। तो अनुभव और यूथ, युवा वर्ग, दोनों का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी इस बार। तो अब उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आपको देखिए आगे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि सरकार से अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो कौन सी सरकार ये बोलेगी कि हम किसी को मौका नहीं देते, और सब फैसला हम ही कर लेंगे। बिल्कुल। और यूथ और अनुभव का जो एक बेहतरीन कॉकटेल आप में भी नजर आता है। अब देखेंगे कि शाम 6 बजे कितना सही साबित होता है। मैंने एक नहला दिया तो आपने दहला दे दिया। चलिए, हाँ। शुक्रिया संकेत, इस पर रोशनी डालने के लिए। और जो चर्चा रही उसमें अब सबकी नजर शाम 6 बजे रहेगी, क्योंकि संकेत ये कह रहे हैं कि इसमें कई ऐसे नाम हैं जो आपको चौंकाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार के अगर हम फैसलों को देखें तो आखिरी वक्त तक बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता, और जो चर्चा में होते हैं वो नजर नहीं आते, और जो चर्चा में नहीं होते हैं वही नाम सामने निकल कर सामने आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।